नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं छायावाद के बारे में। आज हम देखेंगे कि छायावाद किसे कहते हैं, साथ में छायावाद की क्या विशेषताएं हैं। ये टॉपिक नेट सेट, जेआरएफ, एमए, बीए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो हम सीधा देखते हैं छायावाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे छायावाद किसे कहते हैं। तो जिन कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण हो और उसमें आध्यात्मिकता का भी एहसास हो, साथ में कवि अपनी वेदना को रहस्यमय तरीके से व्यक्त करे और उस अभिव्यक्ति के लिए कवि लाक्षणिक पदावली और प्रतीकात्मक शैली को अपनाए, तो ऐसे काव्य को छायावाद कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि छायावाद में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण होता है और इसमें आध्यात्मिकता का भी एहसास होता है और कवि क्या करता है कि अपनी वेदना को रहस्यमय तरीके से व्यक्त करता है और इस अभिव्यक्ति के लिए कवि लाक्षणिक पदावली को और प्रतीकात्मक शैली को अपनाता है। तो ये सभी बातें जिन काव्य में नजर आएगी उसे हम छायावाद कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे छायावाद की विशेषता। तो पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कविता मूल रूप से व्यक्तिवादी कविता है। इसमें कवि अपनी खुद की अनुभूति, सुख दुख को अपनी कविताओं में व्यक्त करता है, परंतु कवि के वैयक्तिक सुख दुख में समाज भी समाया हुआ है। प्रसाद का आंसू, पंत का उच्छ्वास, निराला का सरोज स्मृति आदि में व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि छायावाद की एक विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता, जिसे आत्मानुभूति की प्रधानता भी कहते हैं। इन कवियों ने अपनी खुद की वेदना को, खुद की अनुभूति को अपनी कविताओं में वाणी दी है। इस कारण छायावाद की एक विशेषता हो गई व्यक्तिवाद की प्रधानता। तो जैसे कि प्रसाद का आंसू है, पंत का उच्छ्वास है, निराला का जो सरस स्मृति है, इन कविताओं में कवियों ने अपने निजी जीवन के अनुभव को व्यक्त किया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का स्वच्छंद रूप में चित्रण हुआ है। पहला है प्रकृति पर चेतनता का आरोप या मानवीयकरण। तो जब प्रकृति के ऊपर मानव का आरोप लगाया जाता है, यानी कि प्रकृति को इस रूप में दिखाया जाता है जैसे कि वो मानव है, तो वहां पर मानवीयकरण होता है। मानवीयकरण एक अलंकार भी है। तो जैसे हम देखते हैं कि जूही की कली, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जूही की कली में जो जूही फूल है उसे एक नायिका के रूप में दिखाया गया है और पवन को एक नायक के रूप में, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के रूप में दिखाया जाता है। तो वहां पर मानवीयकरण आता है। प्रकृति का नारी रूप में चित्रण। तो जब प्रकृति को नारी के रूप में दिखाया जाए तो वहां पर प्रकृति का नारी रूप में चित्रण होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, ये कामायनी की एक पंक्ति है कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूटा पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मनी राजी, उठा बेसु चंचल। प्रसाद ने कामायनी में रात को संबोधित करते हुए कहा है कि रात तू अपने अंधेरी रूपी आंचल को संभाल, देख सुबह होने वाली है, सूर्य की किरणें धरती पर बिखरने वाली है, अब तू अपनी अंधेरी रूपी आंचल को उठा ले। तो जो बातें मुझे आपको समझानी थी वो मैंने आपको लिखकर नीचे रख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रकृति को आलंबन रूप में रखकर उसका श्रृंगारिक चित्रण। तो कुछ कवियों ने क्या किया है, छायावादी कवियों ने, कि प्रकृति को कारण के रूप में, कारण यानी कि आलंबन, प्रकृति को लेकर कविताएं लिखी है और प्रकृति के जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो मनमोहक रूप है, उसका चित्रण अपनी कविताओं में किया है।
तो वहां पर प्रकृति को आलंबन रूप में रखकर उसका श्रृंगारिक चित्रण इन कवियों ने किया है। निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से, तो कुछ कवियों ने अपने निजी अनुभव को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण, प्रकृति के उग्र या भयंकर रूप का चित्रण। तो जैसे हम कामायनी में देखते हैं, तो जो जल प्रलय की घटना है उसमें हम देखते हैं कि प्रकृति के भयंकर और उग्र रूप का चित्रण दिखाई देता है। प्रकृति का ईश्वरीय सत्ता के रूप में चित्रण, तो जब कवि प्रकृति को इस प्रकार व्यक्त करे या कवि प्रकृति के रूप में ईश्वर की कल्पना करे, तो वहां पर प्रकृति का ईश्वरीय सत्ता के रूप में चित्रण देखने को मिलता है। अगली विशेषता है नारी के सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। छायावादी काव्य में नारी का चित्रण स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता के साथ किया गया है। नारी के बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा उसके आंतरिक सौंदर्य का अधिक चित्रण छायावादी काव्य में देखने को मिलता है। रीतिकाल के कवियों की तरह इनकी नारी के प्रति दृष्टि कामुक नहीं थी। इन्होंने नारी को श्रद्धा के रूप में दिखाया है, जो समाज में सम्मानीय तथा पूजनीय है। तो हम देखते हैं कि जैसे रीतिकाल में हम देखते हैं तो जो नारी है उसके बाहरी सौंदर्य का चित्रण अधिक था, इसी कारण उसमें अश्लीलता का भी समावेश हो गया था। परंतु जब हम छायावाद की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इन कवियों ने नारी के जो आंतरिक सौंदर्य है उसका चित्रण ज्यादा किया है, और इसी कारण इनकी कविताओं में जो नारी है वो श्रद्धा की पात्र है और इसीलिए वो समाज में सम्मानीय तथा पूजनीय है। अगली विशेषता है रहस्यवाद और अलौकिक प्रेम का चित्रण। छायावादी काव्य में जहां पर भी आध्यात्मिकता दिखाई देती है वहां रहस्यवाद का चित्रण हुआ है, परंतु इनकी रहस्यवाद की भावना कबीर, दादू दयाल जैसी नहीं थी। इन्होंने स्वाभाविकता के स्थान पर कृत्रिम रहस्यवाद का ही चित्रण किया है। छायावादी कवियों का प्रेम अलौकिक है। महादेवी अलौकिक प्रियतम से प्रेम करती है और उनके विरह में दुख झेलती है। तो हम देखते हैं कि छायावादी काव्य में जहां कहीं भी आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हुआ है वहां पर रहस्यवाद देखने को मिलता है, परंतु इनकी रहस्यवाद की जो भावना है वो कबीर और दादू दयाल जैसे नहीं है। इन्होंने स्वाभाविकता के स्थान पर कृत्रिम रहस्यवाद का ही चित्रण किया है, यानी कि इनके काव्य में जो रहस्यवाद का चित्रण दिखाई देता है वो स्वाभाविक नहीं है। इन कवियों ने अलौकिक प्रेम का भी चित्रण अपनी कविताओं में किया है। तो हम देखते हैं कि छायावाद की एक विशेषता है रहस्यवाद और अलौकिक प्रेम का चित्रण। दोस्तों, ये जो विषय है ये थोड़ा कठिन होता है, पर मैंने कोशिश की है कि इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करूं, और ये इसका लाभ आपको नेट सेट, जेआरएफ, यूपीएससी, एमपीएससी, बीए, एमए किसी भी आप एग्जाम में के लिए ये उपयोगी है। अगली विशेषता है रहस्य भावना और स्वतंत्रता प्रेम। इन कवियों ने रहस्य भावना के साथ साथ राष्ट्र प्रेम को लेकर भी काव्य लिखे हैं, जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाई देती है। इन कवियों ने लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने और उन्हें देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित किया है। तो हम देखते हैं कि इनकी कविताओं में, छायावादी कविताओं में रहस्य भावना तो था ही, इसके साथ ही जो स्वतंत्रता प्रेम है, यानी कि उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे उसका प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा और इन्होंने भी लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम माखन लाल चतुर्वेदी की एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, वो देख सकते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाओ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ,
चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के शीश पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाओ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इसमें आप देखते हैं कि एक पुष्प की अभिलाषा है कि उसे उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चलते हैं। उसकी चाह किसी देवी देवता के ऊपर चढ़ने की या किसी सुंदरी के बालों में गूंथने की नहीं है। उसकी केवल इतनी ही इच्छा है, अभिलाषा है कि वो उनके राहों में मिस जाए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए घर से निकलते हैं। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि छायावाद की कुछ विशेषताएं देखी है। आगे की विशेषताएं हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इस कारण मैं 4-5 ही विशेषताएं आज ले रहा हूँ। धन्यवाद।